हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का कुछ पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी क्लास 12th का पोर्शंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको कंसेप्ट से भी रिलेटेड है। इसको ठीक से हम लोग को समझना है। इसके पहले हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बारे में डिस्कस किए हैं। मेरा पीछे का कोई सारा वीडियो जो है उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन इलेक्ट्रिसिटी द चार्ज इज द ओरिजिनेटर ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कंसेप्ट लाइक इलेक्ट्रिक अट्रैक्शंस और रिपल्शंस। तो इन सब बातों को हम लोग जानते ही हैं, फिर भी चूँकि आपके बुक में है तो इसको डिस्कस भी करते चलें कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितना भी बातें हैं तो वो चार्ज इज ओरिजिनेटर ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक कंसेप्ट। अब चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, रिपल्सन से रिलेटेड हो, फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में जानते हैं कि कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता है रिपल्सन एंड अट्रैक्शंस में। तो कूलम्ब्स लॉ आप जान रहे हैं कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है आपका स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। तो फोर्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स है, कैपेसिटेंस है। इन सब के पीछे अगर कोई मेन ओरिजिन जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर कहाँ से है। कोई भी मटेरियल बॉडी है तो मटेरियल बॉडी में मेन रूप से इलेक्ट्रिक चार्ज का जो चीज़ है वो है आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वही चार्ज पार्टिकल के रूप में है। द चार्ज पोसेस बाय एनी मटेरियल इज ए कंपैरिजन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो नेट चार्ज के रूप में हमको पता चलता है कि कितना चार्ज के रूप में है। इफ़ P ग्रेटर देन E तो पॉजिटिव चार्ज होगा और P स्मॉलर देन P मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अगर ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन यदि कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से तो नेगेटिव चार्ज वो पोसेस करेगा। और यदि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वलिटी में रहता है तो उसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी के रूप में मानते हैं, जैसे कि एटम है, मैटर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली कोई भी एटम और मैटर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? तो चूँकि उसका जितना अमाउंट प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर चार्ज है, उतना ही अमाउंट इलेक्ट्रॉन रहता है और जिसके चलते वो एटम और मैटर आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब उसमें से कोई एक कम या ज़्यादा हो जाता है तो आप जानते हैं कि आयन के फॉर्मेशन हो जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में वो शो करने लगता है। तो मटेरियल विथ चार्ज ऑल्सो शो इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्शंस और, ठीक है। तो अट्रैक्शंस होगा तो जब अपोजिट चार्ज होता है तो अट्रैक्शंस होता है और रिपल्सन्स होगा जब सेम चार्ज होगा तो रिपल्सन्स होगा। ये सारा हम लोग पीछे के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट यहाँ पर ऐसे ही समझते हुए चले, ठीक है ना। अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे पीछे के वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो एलिमेंट्री चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं
और इसको जो है ये माइक्रोस्कोपिक चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब काफ़ी स्मॉल, छोटा के रूप में है, चार्ज बॉडी के रूप में, माइक्रोस्कोपिक चार्ज के रूप में, जिसको कि एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। अब वहीं पर आ रहा है कि मैक्रोस्कोपिक चार्ज, मैक्रोस्कोपिक चार्ज। तो मैक्रोस्कोपिक चार्ज मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज है और एक तरह से वो सारा ढेर सारा चार्ज मिलकर कोई बड़ा चार्ज के रूप में जो बना रहा है, जिसको कि हम लोग क्वांटाइज चार्ज के रूप में भी आप ले सकते हैं। तो एलिमेंट्री चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन हो गया और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गया, तो मान लीजिए कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो क्वांटाइज होकर बना है, तो इसको मैक्रोस्कोपिक चार्ज के रूप में हम लोग कहेंगे। इस पर भी हम लोग ने मैक्रो पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैक्रोस्कोपिक चार्ज को आप एक तरह से डिसकंटिन्यूअस एंड डिस्क्रेट चार्ज के रूप में भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, डिस्क्रेट चार्ज मतलब कि बिल्कुल अलग के रूप में है। ठीक है ना, बहुत जगह पर हम लोग को कंटिन्यूअस चार्ज के रूप में ज़रूरत पड़ता है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग मैक्रोस्कोपिक चार्ज के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक चार्ज के रूप में जो कंटिन्यूअस चार्ज के रूप में है, तो मान लीजिए कि एक प्लेट है, प्लेट पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो वो एक तरह से मैक्रोस्कोपिक चार्ज के रूप में आपको उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, पहले से भी हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो आपका -1.60219 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये सब जस्ट हम लोग रिव्यू करते चलेंगे। और प्रोटॉन पर जस्ट उतना ही चार्ज होता है, मगर पॉजिटिव चार्ज के रूप में होता है। कूलम्स लॉ से ये जो फार्मूला के रूप में बना है, ठीक है ना, कि वो 1/4πε0 और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज डिवाइडेड बाई r²। और चूँकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यूनिट वेक्टर r कैप से भी हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, ε0 का वैल्यू जो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपका होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका 1/4πε0 Q/r² r कैप के रूप में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर कन्फ्यूजन है तो डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग डिस्कस किए हैं वो एक्चुअली कूलम्स लॉ से डिस्कस हुआ था, याद है। तो कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स है वो 1/4πε0 Q1 एंड Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम कोई कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लाए थे कि मान लीजिए कि Q2 जो है वो एक टेस्ट चार्ज के रूप में है, जो कि यूनिट चार्ज के रूप में है, बहुत स्मॉल। Q2 जो है वो बहुत टेस्ट चार्ज के रूप में है, चार्ज के रूप में है और काफ़ी स्मॉल चार्ज के रूप में। ठीक है, स्मॉल चार्ज के रूप में। तो इस टेस्ट चार्ज को जब हम एक क्यू अमाउंट का चार्ज की तरफ ला रहे हैं, तो फील करते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, तो एक हमको रिपल्सन्स के फील होता है। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्शन के रूप में फील होता है। तो एक कहीं ना कहीं इन सब का जो है अपना एक फील्ड के रूप में
था इस फील्ड में लाने पर वो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन से हुआ। तो यहाँ पर इसको 1 के रूप में हम ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो आपका हो गया कि 1/4πε0 और Q बोलिए या Q1 बोलिए बाई R², और इन्वर्स स्क्वायर का ये रिलेशंस शो करता है, फोर्स भी और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला सब है जस्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं गॉस लॉ में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू यूनिट एरिया से रिलेटेड जो है तो आपका E डॉट डेल्टा एस के रूप में सम के रूप में निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रूप में होता है। डाइपोल मूवमेंट जो है वो Q इंटू 2a होता है। डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीछे के वीडियो में, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट के चलते एक्सिस पर जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता है वो 2p/4πε0 R3 मिलता है, ठीक है। और R यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है डाइपोल दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। और इक्विलैटरल प्लेन पर जो है हमको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड -p/4πε0 R³ के रूप में, ठीक है। उसी तरह डाइपोल पर जो है टॉर्क जो लगता है, टॉर्क का फार्मूला जो है वो आपका डाइपोल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होता है, जिसको कि हम लोग, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में दिखा रहा है P sin थीटा। अब आप याद हो कि अगर हम इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हम बात करते हैं, तो जब हमका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डेल्टा तो आपका लैम्डा से शो करते हैं डेल्टा Q/डेल्टा L। उसी तरह सरफेस में सिग्मा बाई डेल्टा S हो जाता है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा Q/डेल्टा V हो जाता है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा मेरा पीछे का वीडियो को। अब आइए, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क in taking a body from one point to another against a force like spring force और gravitational force, ठीक है। तो याद हो 9th क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और उसके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं कि वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम कोई बॉल को उठाकर अगेंस्ट द ग्रेविटी छत पर लेके जा रहे हैं, तो हम उस पर वर्क किए, तो होता है क्या कि जितना वर्क किए उतना अमाउंट उस पर क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है वो अगेंस्ट द जो फोर्स है उसके अगेंस्ट में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हम को रिलेट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से भी रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि हमारा ग्रेविटेशन में जो है आप देखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी mgh के रूप में हो गया था, ठीक है। और एक्चुअली हुआ था क्या कि इस पर जो वर्क हुआ था WS cos थीटा के रूप में, ठीक है, ठीक है। तो दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, तो जो हम लोगों ने काम किया वो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसको स्टोर हो जाता है। और चूँकि वर्क भी एनर्जी है तो एक एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो क्या हो गया कि कन्वर्ट होके और स्टोर हो गया, ठीक है, ऑफ द बॉडी। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, अब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स उससे रिमूव कर दिए,
ठीक है। अब मान लीजिए कि स्प्रिंग को हम खींचे, ठीक है, स्प्रिंग का अपना एक फोर्स है, उसके अगेंस्ट में हमको काम करना पड़ा, स्प्रिंग को हम खींचे तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग लगाए तो यदि तो उसमें क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके चलते फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर फिर रिटर्न के रूप में चला जाता है, ठीक है। तो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी मूव्स, गेन काइनेटिक एनर्जी एंड लॉसिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ, अब देखिए वर्क से पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही वर्क उतना ही पोटेंशियल एनर्जी, अब फिर पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही काइनेटिक एनर्जी हमारा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम लोग जान रहे हैं कि हाफ mv² होता है, ठीक है। यहाँ पर के जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के रूप में है, ठीक है। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम बनाते हैं तो फील करते हैं कि पहले मेरे पास जो एनर्जी का स्टेज था उतना ही एनर्जी हमारा टोटल करके मिलेगा, और इस तरह हम कहते हैं कि एनर्जी जो है एक तरह से यहाँ पर कंजर्व्ड के रूप में है। अब जहाँ पर एनर्जी कंजर्व्ड के रूप में है तो यहाँ पर वर्क जो हमारा हुआ है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस के रूप में हुआ है। तो फोर्स जो हम लोग लगाए, ठीक ना, तो वो फोर्स जिससे कि हमारा कंजर्व्ड एनर्जी के रूप में मिला, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्स जिससे हम वर्क किए थे वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये सब कंसेप्ट का चीज़ है, माइंड में बिल्कुल क्लियर बैठा कर रखना है, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पर एक दो वीडियो मेरा बनेगा, तो पहले बेसिक को ठीक से जो है ना समझ के बैठ लेना है, ठीक है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन पर कूलम चार्ज से रिलेटेड, याद कीजिए कि 10th लेवल पर आप इस चीज़ को पढ़े हैं, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड कर रहे हैं तो जीरो भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया कि अगर इनिशियली हमारे पास एनर्जी कुछ नहीं था और हमने वर्क करके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया, जीरो से स्टार्ट करके कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनाया, वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होकर काइनेटिक एनर्जी में आया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो फिर हमारा सम जो है जीरो होगा, जो कि कंजर्व्ड के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड जो था वो आपका दो मास बॉडी के बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का फोर्स लगता था, और उसको हम लोग Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r², r जो है वो आपका दोनों मास बॉडी के बीच का डिस्टेंस है, और उससे को रिलेट करके हम देखते हैं कूलम्स लॉ में भी, तो मास के जगह पर हमारा चार्ज के रूप में आ जा रहा है, और यहाँ पर जो है कांस्टेंट जो है यहाँ पर g है और यहाँ पर k के रूप में, जो कि 1/4πε0 के रूप में हम लोग लेते हैं, और ये भी जो है डिस्टेंस का इन्वर्स स्क्वायर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में अगर हम देखें तो हमारा टेस्ट
जो मास बॉडी है, मान लीजिए कि बहुत स्मॉल मास बॉडी को हम लेते हैं और अर्थ के कंपेरिजन में करते हैं, तो अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में जो बनता है तो वो होता है आपका ए, और उसी से कोरिलेट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जब निकालते हैं तो फिर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो बहुत मिलता जुलता रिलेशनशिप के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बुक में कह रहा है कि कूलम्स फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेज लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कूलम्स लॉ में भी आपका उसी तरह जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में अभी हम लोग डिस्कस किए। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग सिंस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस एंड डिफर मेनली इन द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशन में जी लगा रहे हैं, यहाँ पर के लगा रहे हैं जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में है। द मासेस इन द ग्रेविटेशनल लॉ आर रिप्लेस्ड बाय चार्जेज इन कूलम्स लॉ। Thus, like the potential energy of mass in a gravitational field, we can define electrostatic potential energy of the charge in the electrostatic field. तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जो निकाले, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में निकाले हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट में हम लोग काम करके निकाले हैं। उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में काम करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले का ग्रेविटेशन वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला का दोनों का कोरिलेशन समझने से ये पोटेंशियल एनर्जी का जो खेला है उसको अच्छी तरह समझा जा सकता है। अब आइए कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब ठीक है, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं और हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब भी बनेगा तो वो कोई चार्ज कन्फिग्रेशंस के चलते ही बनेगा। ठीक है, कोई चार्ज की कन्फिग्रेशन के रूप में है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम कर रहे हैं क्या कि एक चार्ज को हम कंसीडर कर ले रहे हैं, सपोज प्लस क्यू चार्ज है। ठीक ना, और द फील्ड ड्यू टू ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन, और हम मान रहे हैं कि ये कोई फिक्स्ड एक पॉइंट पर ओरिजिन पर हम लोग रख दिए यहाँ पर। ठीक है, नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, अब प्लस टेस्ट चार्ज क्यू जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको ला रहे हैं। नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम ए पॉइंट आर टू पॉइंट पी। ठीक है, हम लोग आर से पी तक इसको ला रहे हैं। ठीक है, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एफ ऑन इट ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पर कंसीडर किए हैं, हम लोग यहाँ कंसीडर किए कि हमारा जो Q जो है कैपिटल Q वो प्लस पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी हमारा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिपल्सन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एक रिपल्सन का फोर्स हमको लगेगा। ठीक है, टू रिमार्क्स एज्यूम द टेस्ट चार्ज प्लस क्यू इज सो स्मॉल। अब यहाँ पर एक बात ध्यान ये रखना है, ये बहुत ही कंसेप्ट का चीज़ है, बिल्कुल ठीक से समझ के बैठिए कि हम चार्ज को बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज के रूप में ले रहे हैं। इट डज नॉट डिस्टर्ब, मतलब कि क्या है
कि चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ये पता है, ठीक है। अब ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बना लेगा तब तो दोनों का झगड़ा लफड़ा शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको हम इतना ज़्यादा स्मॉल, अब जैसे कि अर्थ के कंपैरिजन में एक छोटा सा कंकड़, ठीक है ना, तो उसका मास जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है जिस तरह के ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में बनाता था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर आप इस क्यू को एक अर्थ के रूप में समझ लीजिए और ये आपका एक कंकड़ के रूप में समझ लीजिए, तो बात ठीक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इस टेस्ट चार्ज को बहुत ही स्मॉल के रूप में एक तो कंसीडर कर रहे हैं, जिसके चलते इसका कोई इन्फ्लुएंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं बन रहा है, ठीक है। इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये जो इसका, ठीक है, इसका जो अपना इन्फ्लुएंस है वो बना हुआ है, इस पर कोई इसके चलते फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिक्स्ड एट ओरिजिन बाय सम अनडिफाइंड फोर्स, और हम मान के चल रहे हैं कि इसको हम लोग ने एक तरह से फिक्स कर दिया है किसी भी तरह से, ठीक है, जिसको हम डिफाइन तो नहीं कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ये फिक्स्ड है। एक बात तो ये ध्यान में रखना है कि स्मॉल चार्ज लेना है और टेस्ट चार्ज बिल्कुल स्मॉल लेना है, और ये हमारा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जो कैपिटल क्यू है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज, अब टेस्ट चार्ज को हम लोग ला रहे हैं, ठीक है, कहाँ से ला रहे हैं, आर से पी तक ला रहे हैं, ठीक है। तो बी अप्लाई लाने के लिए हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। और ये एक्सटर्नल फोर्स ऐसा है कि जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड एफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एफ जो लग रहा है उसको जस्ट काउंटर करने के लिए हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इधर, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के बराबर हमारा जस्ट है। दिस मीन्स अ फोर्स, ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स के रूप में हो गया। तो बैलेंस्ड फोर्स जब होगा तो आप जान रहे हैं कि बैलेंस्ड फोर्स में जो है स्पीड कांस्टेंट के रूप में हो गया, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो दिस मीन्स दैट देयर इज नो नेट फोर्स on accelerations of the charge q when it is brought from r to p। तो हमारा जो टेस्ट चार्ज जो आ रहा है वो एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इतना ही लगा रहे हैं कि वो बिल्कुल जस्ट बराबर हो, ठीक है ना, और उसके चलते स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आवे और एक्सेलरेशन हो नहीं। तो ऐसे में ब्रॉड विथ इनफाइनाइटली स्मॉल स्लो कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, एकदम आस्ते 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 हमको लाना है। इन दिस सिचुएशंस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड गेट फुली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान में रखते हुए क्या है कि हमको आस्ते आस्ते उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड गेट फुली स्टोर्ड, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो कुछ भी होगा इज नेगेटिव, जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका वर्क डन जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते उस पर, ठीक है, रिपल्सन का जो फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट में होगा तो नेगेटिव हो गया। एंड गेट्स फुली स्टोर्ड, और वो
पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो है वो आपका स्टोर्ड हो गया। फिर यहाँ पर आप जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही बात है, ठीक है। अब जैसे कि हम एक कंकड़ है या कुछ भी है इस तरह का छोटा सा चीज़, वो अर्थ के अगेंस्ट में हम मान लीजिए कि उसको लेके जा रहे हैं, तो जैसे फेंक कर अगर हम कोई डिस्टेंस पर उसको स्टोर करते हैं तब नहीं, हमको आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली और ग्रेजुअली जो है उसको लेकर हम वर्क करते हुए एक्सटर्नल फोर्स लगा कर रहे हैं, तो जाके उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है तो उसकी बातें हम कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर चार्ज से भी रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो इफ़ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड ऑन रीचिंग पी, अब आर से हम बढ़ाते पी पर लाए, अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई विल टेक द चार्ज अवे फ्रॉम क्यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो है फोर्स तो उस पर एफ ई लग ही रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटा दिए तो फिर उसको अपने जगह पर जो है धक्का मार के पहुंचा देगा, ठीक है। द स्टोर्ड एनर्जी P at P is used to provide kinetic energy to the charge Q in a such a way that sum of kinetic energy plus potential energy वो क्या है कि फिर यहाँ पर कंजर्व्ड के रूप में शो करेगा, जैसे आपका ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, कंजर्व रहेगा। दस अब वर्क हम आस्ते आस्ते कर रहे हैं, थोड़ा 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 वर्क कर रहे हैं, तो एक तरह से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस पर, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ा 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 बढ़ा रहे हैं, तो लेट की डी आर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसको पूरा जो है आर टू पी हम जब इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, और ऑब्वियसली जो है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन उल्टा है तो नेगेटिव साइन शो करेगा और वो इक्वल के रूप में हो जाएगा। दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। At every point in electric field, a particle with charge q possess certain electrostatic potential energy। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज जो है वो डिफरेंट जगह पर कुछ न कुछ अपना पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़रूर पोसेस करता है, ठीक है ना। दिस वर्क डन इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जब हम वर्क कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है कि वो इंक्रीज हो रहा है बाय द अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड पॉइंट पी। तो यहाँ पर पीछे में हम लोग जो देखे कि पॉइंट पी से पॉइंट आर से पॉइंट पी तक हम लोग मूव करा रहे थे, तो ये मान के चल रहे हैं कि पहले भी कोई पी पॉइंट पर भी उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा और आर पॉइंट पर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा। अब जो हम लोग वर्क कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है उतना ही हम लोग वर्क कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दस द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एनर्जी को डेल्टा यू से शो कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट पी पर ज़्यादा हमारा एनर्जी है आर के कंपेरिजन में, ठीक है। तो वहाँ तक लाने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में जो डिफरेंस है उसी के बराबर हमारा वर्क होगा। तो द डिस्प्लेसमेंट इज इन एन अपोजिट सेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड हेंस वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, ठीक है।
Therefore we can define electric potential energy difference between 2 points as the work required to done by an external force in moving। और फिर यहाँ पर ये बात आ रहा है कि विदाउट एक्सेलरेटिंग। इस बात को जब तक आप ध्यान में नहीं रखिएगा ठीक से इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर एम्फेसिस कर रहे हैं कि ये बात को ध्यान में रखिए। फिर से आइए समझिए डेफिनेशन को कि देयरफॉर वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो जितना हम लोग काम किए, जितना ज़रूरत है, ठीक ना, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, और मूविंग द चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी आर्बिट्री चार्ज कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है, मूव करा रहे हैं, और विदाउट एक्सेलरेटिंग, आस्ते आस्ते मूव करा रहे हैं। तो दोनों पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो जितना काम होगा वो उस डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। The work done by an electrostatic field in moving a charge from one point to another depends only of initial and final point। अब इस बात को आप ध्यान में रखिए कि हम डिफरेंस के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, P और R के बीच का डिफरेंस जो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर ले रहे हैं, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो हमारा जो वर्क डन से रिलेटेड है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से रिलेटेड जो है वो दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अब किस वे से आ रहा है, किस पाथ से आ रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है, केवल हमको इनिशियल एंड फाइनल से रिलेटेड हमको बात करना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी पाथ से आ सकते हैं, केवल हमको यहाँ पर जो भी डिफरेंस है वो आपका इनिशियल एंड फाइनल से लेना देना है। इसलिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स भी है ये, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के रूप में ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सारा है। उसी तरह यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स के रूप में हम लोग काम किए, जो वर्क डन से रिलेटेड हुआ, ठीक है, तो केवल वो इनिशियल एंड फाइनल के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस के बराबर होता है वर्क डन, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिए कि हम लोग एक्चुअल वैल्यू से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हमको मेन जो ज़रूरत है वो डिफरेंस से मतलब है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, ठीक है, वो हमको सिग्निफिकेंट है। दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस जो है वो पी यू माइनस पी यू आर, यू पी माइनस यू आर, ये आपका डिफरेंस के रूप में है। तो ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो फिर ये मान लेते हैं कि हमारा आर जो है वो इतना दूर है, इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पर जो है ये मान लेते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो ऐसे स्थिति में हम पी पॉइंट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितना है। तो वो उतना ही है कि अगर इन्फिनिटी से हम कोई चार्ज को पी पॉइंट तक लाते हैं तो वो जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का, उतना ही वर्क हमको करना पड़ेगा, या फिर
उस पॉइंट का वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखें कि यहाँ पर डिफरेंस को मेन रूप से सिग्निफिकेंटली हम लोग लिए, और यहाँ पर यू आर के जगह पर वो यू इन्फिनिटी ले रहे हैं और यू इन्फिनिटी को मान रहे हैं कि जीरो है। तो ऐसे स्थिति में पी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी आपका डिफाइन हो जाएगा। Potential energy of charge q at a point in the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force equal and opposite to the electric field in bringing the charge q from infinity to that point। ठीक है, तो इस तरह एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उतना ही वर्क के बराबर होगा जो कि इन्फिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समझ चुके होंगे। ठीक है ना। कंसीडर एनी जनरल स्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टैटिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन फिर वही कैपिटल क्यू हो गया। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड हम रखे हुए हैं। वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टेस्ट चार्ज क्यू इन टर्म्स ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज क्यू। ऊपर में जो हम लोग डिस्कस किए, अब उसी बात को जो है यहाँ पर आपके बुक में लिखा हुआ है, समझते चलिए। मेरे ख्याल से कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिस वर्क इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू क्यू। सिंस द फोर्स एट एनी पॉइंट इज, वो क्यू ई है। ई तो हम फिक्स कर दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फिक्स है। अब वर्क जो है, फोर्स जो हमारा मिलेगा वो क्यू पर डिपेंड कर रहा है। व्हेन ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारा फिक्स्ड है। गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मेन रूप से फोर्स जो है वो क्यू पर डिपेंड कर रहा है कि क्यू इंटू ई होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। It is therefore convenient to divide the work by the amount of charge Q, so that the resulting quantity is independent of Q। ठीक है, तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात कर रहे हैं 10th लेवल में, हम लोग जान रहे हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए वो Q को biल्कुल हटा देना चाहेंगे, इसीलिए Q से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो पर यूनिट चार्ज पर हमारा बात आकर रुक जाता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, तो इन अदर वर्ड, work done per unit test charge W by Q is characteristics of the electric field associated with the charge configuration। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल क्यू है, उसके चलते कोई डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो उसको एक तरह से हमारा सारा कुछ जो है यहाँ पर फोकस हो जा रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए क्यू को एक तरह से हटा ही दे रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर दे रहे हैं। दिस लीड्स टू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V ड्यू टू गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो कुछ भी हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल रहा है वो हमारा कैपिटल Q जो लेके चल रहे हैं उसके वजह से आ रहा है,
और उसको जो है फार्मूला के रूप में हम लोग इस तरह लिख रहे हैं। चूँकि वर्क डन है तो R से P तक जो वर्क डन है वो माइनस हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर कर लिए, क्योंकि हमारा मेन रूप से अब कैपिटल Q को लेकर चल रहे हैं, उसके चलते जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और dr डिस्टेंस तक जो हम लोग ने मूव किया, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट कर दिए, तो ऐसे स्थिति में हमारा टोटल वर्क डन मिल जाता है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट R to P। तो मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक चीज़ को कंसेप्ट के रूप में हम समझाते जा रहे हैं, ज़रूरत पड़े तो एक बार दो बार वीडियो को ठीक से ध्यान में देखिए, क्योंकि ये सब कंसेप्ट को डेवलप कीजिएगा, आगे जितना भी चैप्टर है, टॉपिक है, उसको ठीक से समझने में आपको बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो वर्क हो गया डिवाइडेड बाय Q, तो इस तरह हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा सकते हैं, वेयर ये सारा चीज़ जो है आप जान रहे हैं, ठीक है। टू ऑब्टेन द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज वी शुड टेक एन इन्फिनिटली स्मॉल टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वही बात आ गया कि हम टेस्ट चार्ज को बहुत ही छोटा ले रहे हैं ताकि उसके चलते उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, और उसके चलते हमको एक डेल W जो है वो छोटा स्मॉल अमाउंट वर्क हमको मिला इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट एंड डिटरमाइन द रेशियो, ठीक है। तो फिर से आइए, टू ऑब्टेन द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज वी शुड टेक एन इन्फिनिटली स्मॉल टेस्ट चार्ज डेल्टा Q। ऑब्टेन द वर्क डन, जब वर्क डन उस पर किए, इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट एंड डिटरमाइन द रेशियो, ठीक है। ऑल्सो द एक्सटर्नल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द पॉइंट पाथ is to be equal and opposite to the electrostatic force on the test charge at that point। तो यहाँ पे इक्वल से रिलेटेड फिर वही बात हो गया कि हमको बैलेंस फोर्स लेना है, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसमें नहीं आना चाहिए, मतलब स्लोली वो मूव करे, ठीक है फ्रेंड। तो आज यहीं तक, इसके बाद का टॉपिक से रिलेटेड हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसको हम डाल देंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मेरे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक पर हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, तो उस सारा टॉपिक को आप ठीक से देखकर समझ लीजिए और NCERT बुक को बार बार पढ़िए, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को ठीक से समझते चलिए। बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ इस बात का कि NCERT का बुक को ठीक से पढ़िए, वो कंसेप्ट से रिलेटेड आपका सारा बात क्लियर रहेगा। नहीं जहाँ पर समझ में आए वीडियो मेरा देखिए, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू बाय वॉचिंग माय वीडियो।